सुप्रभात बच्चों। आज हम बसंत बाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी के पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी दादी माँ और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। बच्चों, दादी माँ कहानी में लेखक अपने बचपन के यादों के विषय में बता रहा है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी करते हैं थोड़ी सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय प्राय में कभी कभी अनबना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक का अर्थ है कि भला चाहने वाले मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस बरबस में लगातार मेरी आंखों के सामने शरद के शीत में ठंडा किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान करता नाले से बहकर आए हुए मोथा और साई एक प्रकार के जंगली घास हैं। अधकली घासें, गेहूं और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी से खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र में अजीब सा गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर जाग भरे जलाशयों में तालाब में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण जाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2 दिन ही तो कूद सका था, ना धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा सा जवर का अर्थ होता है बच्चों बुखार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। जवर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी जाग वाले जल में दुबले पतले सने शरीर पर सफेद किनारेहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सदैव टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पैर छुए, आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झेलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जवर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवे गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया सरनाम निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गुगल और दूब सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है जैसे महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिहाई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना।
दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कारपरोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जाने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। विलंब मीन्स देर। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निक्सार निक्सार मीन्स आंगन में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा दन्नो, रुपए मैं सूद के साथ दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरे खाते दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्सार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ के पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है दन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, विहल मीन्स कोमल भाव से, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना दन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। उस राज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट्स औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा बाई राघव दालान में सो रहा था। औरतों ने उस पर आफती की, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, बेत खुल जाए। बेत खुलना, सच्चाई सामने आना। पर बावी की बात पर हंसी रुक न सकी और बांडा फोड़ हो गया। बांडा फोड़ मीन्स बेत खुल गया। उसकी जो है लेखक की सच्चाई सबके सामने आ गई। देवू की माँ ने चादर खींची। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा। बाबी, मैं यहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभ्यदान मिल जाता। अभ्यदान में जीवन दान, मतलब उनसे हमारी रक्षा हो जाती। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है, क्योंकि वो अपनी दादी माँ की हर बात को याद कर रहे थे कि उनकी दादी माँ उनके साथ कैसे कैसे रहते थे। परिस्थितियों का वात्या चक्कर जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता, क्योंकि अब जो है लेखक के दादाजी इस दुनिया से चल बसे थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, स्वयं धोखा दिया का मतलब ये है कि पहले जो है दादा हमेशा कहते थे कि दादी को कि मैं जो है तुम्हें मेरे से पहले जाने नहीं दूंगा और तुम्हें जो है तुम्हें हर तरह की जो है सहायता करूंगा। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। तो झूठी बात कहना यहाँ पे सांत्वना देना।
दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ शुभ चिंता ने स्थिति और भी डमाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति व्यय की वो घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी सने कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखी आई हूँ। ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाबरस्त देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। विलीन होना, लुप्त हो जाना। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्थर कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्योंकि अब लेखक की दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो जो है चल बसी थी और लेखक को जो है अपनी आंखों पे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि अब उनकी जो है दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही। और अपनी दादी माँ के साथ बिताए हुए हर एक पल जो है लेखक को बहुत ही याद आ रहे थे। तो बच्चों, ये थे दादी माँ कहानी। तो आज इतना ही। कल फिर एक नए पाठ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।